हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सेलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास है साइंस के लिए, उसको जो कि विज्ञान विजय सीरीज़ के नाम से हम चला रहे हैं। फिज़िक्स की आज क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। फिज़िक्स का अभी हमारा चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। वैसे ही हमारी कोशिश रहेगी कि कंप्लीट कराया जाए। और अगर बात करिए ये सेशन किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सीटेट जो कि अब अगस्त में उसकी डेट आ चुकी है, अगस्त में होने वाला है ऑफलाइन मोड में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ DSSB TGT नेचुरल साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। UP TGT PGT साइंस वालों के लिए भी ये सेशंस इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें बात करें तो बिहार 7th फेज़ में जो GS पोर्शन है उसमें भी साइंस आएगा, और जिनका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें भी साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी सेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बाकी जहाँ पर भी आपसे साइंस पूछी जाती है वहाँ पर ये सेशंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर वाइज हम अगर क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होता है। तो ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये थोड़ी सी बातें थी सेशन के बारे में कि किस तरह का सेशन है, किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस सब चीज़ों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। 5 ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो अपने आंसर आप मार्क कीजिए। फिर जब मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी तो आप उसको चेक करना कि आपने जो मार्क किया था वो सही था या नहीं था। सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी पर पहुँचता है? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। 4 यहाँ पर आपको मिनट्स दिए हुए हैं, 5th में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आपको राइट आंसर करना है फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ई जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुँचता है अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकेंड पर। याद रखेंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका आंसर याद रखना है 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर, उनके किस काम पर मिला था। सेकंड क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। अगर मैं इसके राइट आंसर की आपसे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, उसके लिए, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो यह बात हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, लेकिन किसके लिए दिया गया था ये हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य उदय होने से पहले और छिपने के बाद कुछ टाइम तक सूर्य दिखता रहता है, उसका कारण क्या है? आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं और आपको राइट आंसर मार्क करना है। थर्ड क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि सूर्य बाद में और पहले भी कुछ समय के लिए जो है हमें दिखाई देता रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति कौन सी होगी? ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर फोकस दूरी आपको दी है और शक्ति पूछी है, तो कैसे आप इसको करेंगे? P = 1 अपॉन जो इसकी फोकस दूरी दी हुई है वो। ठीक है, 1 अपॉन फोकस दूरी। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना है? 1/50 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है ये, और ये आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम अलग से हर सेशन, एक सेशन लेकर आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे
फिलहाल मैं इसमें आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। जो शक्ति यानी क्षमता का फॉर्मूला है वो 1 फोकस दूरी होता है, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल डिस्टेंस होती है इसकी, वो होता है। क्लियर है इतनी बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? 5 कहता है यदि पराबैंगनी दृश्य और अवरक्त विकिरणों की तरंगदैर्ध्य लैम्डा यूवी, लैम्डा वीआईएस और लैम्डा आईआर से दर्शाए गए हैं तो इन तरंगदैर्ध्यों के बीच में सही संबंध क्या है? तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, पराबैंगनी किरणों की, दृश्य किरणों की और अवरक्त किरणों की। कहने का मतलब ये है कि इनमें कौन सी ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, वो रिलेशन आपको यहाँ पर बताना है। तो 5th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये ध्यान रखना, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो आईआर की है, फिर किसकी है? विज़न की है, और फिर किसकी है? अल्ट्रावायलेट की है, ठीक है। किसकी है? पराबैंगनी किरणों की है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा, सबसे कम पराबैंगनी की, फिर विज़न की, और फिर आईआर की, यानी कि जो अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड होती है, ठीक है। आईआर का मतलब इंफ्रारेड। तो याद रखेंगे इस बात को। सबसे कम यहाँ पर यूवी रेज की है, उसके बाद जो विज़न है, ठीक है, दृश्य किरणें उनकी, और फिर किसकी है? अवरक्त किरणों की, लैम्डा आईआर, ठीक है, जिसको अवरक्त किरणें कहा जाता है। तो ये रिलेशन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। आराम से ऑप्शंस को पढ़िएगा, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और अपना राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुना हो जाती है। याद रखेंगे क्या हो जाती है? 4 गुना। उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुना हो जाती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस, तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो किसके बराबर होती है? तो वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुना होती है। ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करती है तो इनमें से क्या होता है? 4 ऑप्शन से आराम से पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको वो बताना है। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 7th का जो राइट आंसर है वो मार्क कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 कहते हैं हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? मतलब वो रंग हमें दिखाई ही क्यों, हम क्यों देख पा रहे हैं उसको? हरी घास है वो हमें हरी दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं इसकी राइट आंसर की आपसे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए। ये हरे रंग के प्रकाश को हमारे आंखों पर रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इस कारण से वो हमें घास हरी दिखाई पड़ रही है। वो हरी तो है लेकिन वो हमें दिखाई किसके थ्रू पड़ रही है? उस हरे रंग के प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्लियर है इतनी बात? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो 9th क्वेश्चन आपसे कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? बात समतल दर्पण की हो रही है और उसकी वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। 0 होती है, 1 होती है, अनंत होती है, या फिर 1 और अनंत के बीच होती है। हर चैप्टर की जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि हर चैप्टर की जो बिल्कुल क्रीमी लेयर के क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आप साइंस के एस्पिरेंट हैं, स्पेशली अगर आप साइंस आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो सीटेट के लिए हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए हो, या आप साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं, तो ये बेस्ट प्लेस है, ये बेस्ट सेशंस आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्रीमी लेयर के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आप चाहे तो प्रीवियस जो सेशंस हैं उनको भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की मैं अगर बात करूँ तो वो होती है अनंत, इनफाइनाइट। याद रखिएगा,
बात अगर समतल दर्पण की जाए तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहाँ पर आपको एक बात पता चली कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो किस प्रकार की वेव है या तरंग है, तो वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये कौन सी घटना हमें बताती है, तो ये हमें बताता है ध्रुवीकरण। प्रकाश का ध्रुवीकरण हमें ये बात बताता है कि जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। समझ गए आप इस बात। 10th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये हमें बताता है ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे बात हो रही है इंद्रधनुष की, ठीक है। किस कारण से इंद्रधनुष बनता है, कई बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करिए। 11 का क्या राइट आंसर होगा, तो 11 के राइट आंसर की मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए। इसमें दो घटनाएं होती हैं जब इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। पहला होता है प्रकाश का अपवर्तन और एक होता है प्रकाश का परिक्षेपण। याद रखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष बनने में दो घटनाएं होती हैं, एक होता है अपवर्तन और एक होता है परिक्षेपण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस होता है ना, उससे कौन सा प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास फिर से हैं कि अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसी इमेज बनेगी अवतल लेंस के द्वारा। 12 का राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। आई होप आपने अपना क्वेश्चन जो है आंसर मार्क कर लिया होगा क्वेश्चन का। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। याद रखना, अवतल लेंस मतलब उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो आभासी होगा, ठीक है, और सीधा होगा। आभासी होगा लेकिन सीधा होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब हमने एक नोबेल प्राइज़ की बात पहले कर ली, ठीक है। अब दूसरे नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं। सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसके लिए। 13 का राइट आंसर आपको करना है कि क्या होगा। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। याद रखना सर, सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो प्रकाश के प्रकीर्णन का पता लगाने के लिए, उस पर रिसर्च के लिए दिया गया था। इस पर उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो याद रखना सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो इसके राइट आंसर की मैं आपसे बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र कपानी जी ने। तो नरेंद्र कपानी जी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है इतनी बात आपको, ठीक है। नरेंद्र कपानी जी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। आई होप ये जो चीज़ है आपको क्लियर हो गई होगी। नरेंद्र कपानी, ऑप्टिकल फाइबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। समतल दर्पण है और एक व्यक्ति की आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है, कंप्लीट ऊपर से नीचे तक, तो उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए समतल दर्पण की। क्लियर है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो कम से कम ऊंचाई है दर्पण की कितनी होनी चाहिए। 15 का राइट आंसर आपको करना है। तो देखिए 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा समतल दर्पण होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का आपने पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की कम से कम ऊंचाई उस व्यक्ति के हाइट के आधा तो होनी ही चाहिए, कम से कम। सादा में तो दिख ही जाएगा, लेकिन कम से कम कितने में दिखेगा, उस व्यक्ति की हाइट के आधा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पर। 16 कहता है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिज्म में, ठीक है, से जब आप प्रकाश यानी कि लाइट को गुजारते हो, निकालते हो, तो सबसे अधिक जो विचलन होता है वो कौन से कलर का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 का आपको राइट आंसर करना है। तो अगर 16 के राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि बैंगनी। विबग्योर आपने सुना है ना, विबग्योर, इसमें सारे कलर हैं 7 कलर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी। तो जी हाँ, जब आप प्रिज्म से प्रकाश को यानी कि लाइट को निकालते हो, गुजारते हो, तो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? अगर कोई व्यक्ति स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, तो उसको जो स्काई है, आकाश है, वो कैसे रंग का दिखाई देगा, ये आपको बताना है। हमें तो यहाँ पे जनरली नीला आकाश दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो उसे आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है? 17 का आपको राइट आंसर करना है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ब्लैक। जी हाँ, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपने पहले कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। और अगर नहीं पढ़ा है तो याद ज़रूर रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो अंतरिक्ष का कलर आपको कैसा दिखाई देगा? काला यानी कि ब्लैक दिखाई देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस चीज़ से? उसके आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, वेग से या फिर तीव्रता से। प्रकाश का रंग किस चीज़ से निर्धारित होता है, ये आपको बता रहा है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, फटाफट से अपना आंसर आपको मार्क करना है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का रंग यानी कि कलर ऑफ लाइट। लाइट का कलर डिपेंड करता है हमेशा वेवलेंथ पर, यानी कि तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है, ये जो सेशंस हैं ये आप कब देख सकते हो? मैं आपको कुछ सेकंड्स आपके लूँगी। अगर आपने पूरी स्टडी अपनी कर ली है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ इन्हीं सेशंस पर बेस्ड रहें। जैसे आप कोई कहीं से भी किसी यूट्यूब चैनल से, किसी की लाइव क्लासेस से या किसी बुक से पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहिए। साथ साथ जब आपका कुछ रिलैक्सेशन का मन होता है तो ईयरफोन लगाकर आप इस सेशंस को सुन सकते हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट लगेगा अपने आप में। आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। एक तरफ आप पढ़ रहे हो, एक तरफ आप इन सेशंस को देख सकते हो, सुन सकते हो। अगर आप सुन भी लोगे तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश का रंग निर्धारित कौन करता है? उसकी तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। अवतल लेंस का प्रतिबिंब हमें कैसा मिलेगा? आभासी और सीधा। लेकिन अब यह कह रहा है आपसे कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित है तो वो कोई कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस है, ये आपको बताना है। 19 क्वेश्चन। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बात हो रही अवतल दर्पण की। हमने वहाँ पर अवतल लेंस की बात की थी, आभासी और सीधा। यहाँ पर अब अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, मिरर की। कॉनकेव मिरर में आपको प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? आभासी होगा लेकिन आवर्धित होगा। वहाँ पर भी आभासी था लेंस में लेकिन सीधा था, यहाँ पर आभासी और आवर्धित है, तो ये होगा आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 क्या कहता है? पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? हमने बात की अंतरिक्ष से जब हम आकाश को देखते हैं तो वो काला दिखाई देता है। अब आपसे कह रहा है कि जब आप पृथ्वी से आकाश देखते हो आपको नीला दिखाई देता है, क्यों नीला दिखाई देता है, ये आपसे पूछ रहा है। 20th क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 20। अगर मैं इसके राइट आंसर की आपसे बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, 20th का ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा ध्यान से। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 आपसे कहता है मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? जनरली राजस्थान में या जहाँ पर रेत होता है वहाँ पर एक घटना दिखाई देती है, मृग मरीचिका की घटना। इसको क्या कहा जाता है, किस कारण से आपको दिखाई पड़ती है, ये आपको बताना है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका बनती है। ये घटना है जो किसके कारण होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी। इनमें से कौन सा दर्पण है जो उसके सामने जो वस्तु है उसकी छोटी छवि दिखाएगा, उसको छोटा दिखाएगा, उसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा दिखाएगा? 22 का आपको राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। 22 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उत्तल दर्पण होगा वो उस वस्तु की छोटी छवि दिखाएगा हमेशा जो उसके सामने रखी है। जो वस्तु का आकार है उसे आकार में छोटा कौन दिखाएगा? उत्तल दर्पण दिखाएगा, कॉन्वेक्स मिरर दिखाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनकी ओर। क्वेश्चन नंबर 23। चाक्षुष प्रदर्श एकक में जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, जो चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राइमरी कलर्स हैं, इनके प्राथमिक रंग होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइमरी कलर्स आपसे पूछे हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको बताना है। 23 का क्या आंसर होगा? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर मैं आपसे राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स आपके होते हैं अगर हम चाक्षुष प्रदर्श एकक की बात करें। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, लाल है, हरा है और नीला है। आपको आई होप ये चीज़ याद रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। पेरिस्कोप, जिसको परिदर्शी कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन फिर से आपके पास है और आपको राइट आंसर यहाँ पर चूज करना है। परिदर्शी या पेरिस्कोप ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, परावर्तन पर ये काम करता है, परिदर्शी या पेरिस्कोप। ठीक है, जनरल भाषा में इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। तो पेरिस्कोप परावर्तन की प्रक्रिया पर कार्य करता है या परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाशी फाइबर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 25 का आपको राइट आंसर करना है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने अभी मृग मरीचिका के बारे में पढ़ा, वो किसके घटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और प्रकाशी फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक है यानी कि ल्यूमेन किसकी यूनिट है या फिर इकाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, ल्यूमेन किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है ल्यूमेन, ये आपको फटाफट से आंसर करना है। किसकी इकाई है ल्यूमेन? ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स की यूनिट यानी कि इकाई होती है ल्यूमेन। आप याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन किसकी यूनिट है? ज्योति फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 27। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट यूज़ की जाती है, क्यों की जाती है ये आपको बताना है। कब की जाती है रेड लाइट यूज़? जब आपको रुकना होता है, उसके लिए रेड लाइट यूज़ की जाती है ट्रैफिक सिग्नल में। तो वो क्यों की जाती है? फटाफट से इसका आंसर आपको करना है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, विबग्योर की बात करते हैं ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ये जो कलर्स होते हैं विबग्योर। रेड लाइट सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, सबसे कम वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, बैंगनी की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, रेड कलर की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है, वो हमें दूर से विजिबल होता है। इस कारण से ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर का यूज़ किया जाता है।
सो गाइज़, आशा करती हूँ आपको आज का सेशन इम्पॉर्टेंट लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और लगे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही सेशंस को आगे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको इधर उधर से वीडियो ढूंढना ना पड़े, आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड होती है। और बस जाने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस सेशन को अपने कुछ जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं केवल उनमें शेयर कर दें, चाहे वो टेलीग्राम पर हो या व्हाट्सएप पर हो। अपने स्टडी ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहा तो फिज़िक्स के बाद फिज़िक्स के 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री और उसका बायोलॉजी, तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। लेकिन आपके साथ और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत होगी। अपनी पढ़ाई आप लगातार करते रहिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आने हैं वो भले थोड़ा लेट हो जाए पर ज़रूर आएंगे, चाहे वो DSSS भी हो या UPTGT का एग्ज़ाम होना हो। और CTET तो आपका अगस्त में शेड्यूल्ड है ही। तो अपनी तैयारी आप लगातार करते रहिए और पढ़ते रहिए। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।